ओके, सो लेट्स बिगिन विद अरुणाचल पॉलिटी नाउ। अरुणाचल पॉलिटी का जो हिस्ट्री होता है, यानी कि अरुणाचल पॉलिटी, ये एक बहुत सीरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अरुणाचल अंदर को गया है उसका करंट स्टेटस पाने के लिए। और इसका पॉलिटिकल हिस्ट्री हमेशा इनर लाइन परमिट का इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट होता है, उसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो इनर लाइन परमिट यानी कि बंगाल फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1873 के तहत आपका इनर लाइन परमिट को 1875 में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द एक्ट ऑफ बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1873, ठीक है। ये पुराना जो रूल है उस हिसाब से बॉर्डर का डेमार्केशन किया था इनर लाइन परमिट। और ये बॉर्डर लोग ज़्यादातर ऐसे मतलब एरिया को इंक्लूड किया है जो फ्रंटियर ट्राइबल्स लोग जहाँ में रहता है, और वो ट्राइबल्स लोग का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल रूलिंग के लिए, पॉलिटिकल मतलब पावर के लिए, पॉलिटिकल सेटअप के लिए उसको मतलब सेपरेट किया गया था, ठीक है। सो ये जो डेमार्केशन, ये रीजन आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ द इन रेगुलर इंडियन लॉ के तहत उसको रखा गया था। और इसमें क्या क्या चेंज होता है उसको सीरीज वाइज हम लोग देखेगा। जैसे कि 1875 में आपका इनर लाइन परमिट आया, तो लास्ट क्लास में आपको हम बताया है कि इनर लाइन परमिट जो ऑटर होप हाउस, ठीक है, आपका जो ऑटर होप हाउस है उसका रिकमेंडेशन पे ये जो इनर लाइन परमिट को इंट्रोड्यूस किया है। तो ऑटर होप हाउस कौन है बोलने से उसको भी आप लोग याद कर लो कि वो जो उस समय का लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर था, वन ऑफ द सीनियर मेंबर, और उसके सजेशन बेस पे इनर लाइन परमिट को इंट्रोड्यूस किया है। और इनर लाइन परमिट अभी भी अरुणाचल प्रदेश में बहुत प्रिवेलेंट है और इसमें यूज़ किया जाता है। तो उसके अलावा नेक्स्ट कम्स योर 1880। 1880 में, सॉरी 1882 में सबसे बड़ा चेंजेस ये होता है कि वो लोग वहाँ पे असिस्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर का पोस्ट रखता है। असिस्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर का पोस्ट रखने से क्या होता है, वो जितना हो सकेगा आपका जो लॉ एंड रेगुलेशंस है उसको वो टैकल करता है। और इसमें सबसे पहला वो मतलब असिस्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर वो था आपका जैक फ्रांसिस नीदम। ये भी आपको एग्जाम के लिए याद करना है, कभी कभी दे माइट आस्क यू, ठीक है। जैक फ्रांसिस नीदम था। एंड देन आफ्टर दैट कम्स योर 1914। 1914 से लेके 1990 में 1919 तक, यानी कि ये जो वो फेस है जहाँ में गवर्नमेंट इंडिया एक्ट का रेगुलेशन आया है पूरा होल इंडिया में। तो होल इंडिया में आते समय में आपका जो ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का जो रीजन है, यानी कि जो इनर लाइन परमिट से सेपरेट किया गया है फ्रॉम द असम रीजन, उसमें भी बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलता है। सो 1914 में पहली बार फ्रंटियर ट्रैक्स फॉर्मेशन होता है। रिमेंबर, फ्रंटियर जो ट्रैक होता है, फ्रंटियर ट्रैक, उसको सबसे पहले 1914 में वो लोग बनाता है। और उसको कैसे बनाता है, आपका जो दारंग और जो लखीमपुर का जो एरिया है उससे सेपरेट करके ट्राइबल एरियाज को फ्रंटियर ट्रैक करके उसको बनाता है, ठीक है। तो फ्रंटियर ट्रैक को बनाने के बाद वो फ्रंटियर ट्रैक को वो लोग क्या नाम देता है, वो लोग नेम्स लाइक सेंट्रल एंड ईस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न सेक्शन, ऐसे बोल के नाम दिया जाता है इन 1914। इसको याद रखो। उसके बाद दूसरा होता है द लखीमपुर, हम शॉर्ट में लिख देगा, ठीक है, लखीमपुर फ्रंटियर ट्रैक। उसके बाद थर्ड जो होता है वो है वेस्टर्न सेक्शन होगा। तो शुरुआत में 1914 में फ्रंटियर ट्रैक बना के उसको दारंग और लखीमपुर का जो मेजर जो एरिया है उससे सेपरेट करके रेस्ट ऑफ द एरिया को, यानी कि ट्राइबल एरियाज को, सेंट्रल एंड ईस्टर्न सेक्शन, उसके बाद लखीमपुर फ्रंटियर ट्रैक, और उसके बाद वेस्टर्न सेक्शन, ऐसे बोल के डिमार्केट कर देता है, ठीक है, बॉर्डर बनाता है। उसके बाद जब गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919 आता है, जिसको हम लोग मॉडलिंग रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, जब वो एक्ट आता है तो उसमें फिर क्या चेंज होता है अरुणाचल प्रदेश का ये एरिया में, उसमें आपका जो सेंट्रल का जो सेक्शन है, यानी कि सेंट्रल और ईस्टर्न का जो सेक्शन है उसको वो लोग बनाता है सदिया, उसका नाम को चेंज करके वो लोग बनाता है सदिया फ्रंटियर ट्रैक, ठीक है। उसके बाद जो वेस्टर्न का सेक्शन है, ये जो लखीमपुर सेक्शन को लखीमपुर ही रखता है वो लोग, ठीक है, लखीमपुर ही नाम रखता है। लेकिन वेस्टर्न सेक्शन को वो लोग फिर क्या बना देता है, उसको वो लोग बालीपारा, बालीपारा फ्रंटियर ट्रैक बना देता है, ठीक है। तो ये याद रखो, 1914 में फ्रंटियर ट्रैक, सेंट्रल ईस्टर्न सेक्शन, वेस्टर्न सेक्शन लखीमपुर फ्रंटियर ट्रैक होता है। और गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919 के थ्रू इसका नाम को फिर डिवाइड कर देता है, इसको फिर रीऑर्गेनाइज करके सदिया, लखीमपुर और बालीपारा ट्रैक बना देता है, ठीक है, होगा। और साथ ही साथ ये जो एक्ट है, यानी कि गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1991, इसके तहत इन 1921,
1921 में वो क्या करता है, ये जितना भी यहाँ पे आपको देख रहा है फ्रंटियर ट्रैक, ये फ्रंटियर ट्रैक को वो लोग बैकवर्ड एरिया, ठीक है, बैकवर्ड ट्रैक एरिया, बैकवर्ड ट्रैक एरिया का स्टेटस देता है, होगा, बैकवर्ड ट्रैक एरिया का स्टेटस देता है। एंड यू हैव टू रिमेंबर, जो स्पेशली सिविल सर्विस में डिटेल इन कोर में पूछा जा सकता है, बैकवर्ड ट्रैक एरिया ये बेसिकली आपका गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919 के थ्रू में, जिसमें आपका ईस्टर्न और सेंट्रल का जो सेक्शन है उसका नाम भी बदला है, नाम बदलने के साथ ये लोग सबको टेक दिया गया है बैकवर्ड ट्रैक स्टेटस, होगा। और ये जो जितना भी इसका गवर्निंग है, इसका गवर्नर ऑफ आसाम के थ्रू आपका मिनिस्टर यानी कि सेंट्रल मिनिस्ट्री पे ये जाता था। दैट वाज द मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद इंडिपेंडेंस आने से पहले लेट्स सी और थोड़ा हम लोग देख लेगा। उसके बाद आता है आपका गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935, इसको ये जो एक्ट होता है, अच्छा 1990 को आई थिंक हम क्लैम्सफोर्ड मोरली मिंटो नहीं हो, वो क्लैम्सफोर्ड मॉन्टेक है, उसका थोड़ा करेक्शन हो जाएगा, ठीक है, सॉरी गलती से उसको मिसस्पेल कर दिया फिर से, ये आगे का वाला। उसके बाद 1935 जिसको हम गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया, और इसको हम ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी मानता है ना, ब्लू प्रिंट, ठीक है। तो ये ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि ये जो आपका जितना भी बैकवर्ड एरियाज है, ओके, बैकवर्ड एरियाज, जितना भी आपका फ्रंटियर ट्रैक का बैकवर्ड एरिया है, उसको वो क्या करता है, एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड का स्टेटस देता है, होगा, एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली, पार्शियली एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड एरिया, ठीक है, मतलब एक्सक्लूडेड और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया का वो स्टेटस देता है। और उसके बाद वहाँ में वो क्या करता है, आपका जो ट्रैक्स होता है ना, वो ट्रैक्स में एक नया ट्रैक यानी कि तिराप फ्रंटियर ट्रैक बोल के उसको फिर इंट्रोड्यूस करता है। तो क्योंकि 1935 तक आपको पता है 3 ट्रैक था हम लोग के पास, लखीमपुर हो गया, सदिया हो गया, ठीक है, उसके बाद बालीपारा हो गया, होगा। तो बाय दिस एक्ट, बाय गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935, वो क्या करता है आपका 1943 में, ठीक है, 1943 में वो तिराप फ्रंटियर ट्रैक उसको भी इंट्रोड्यूस करता है, जो कि आपका अरुणाचल का पार्ट हो जाता है, फ्रंटियर ट्रैक, होगा। उसके बाद इन 1946 यानी कि जस्ट बिफोर द इंडिपेंडेंस, जस्ट बिफोर द इंडिपेंडेंस जब सेंट्रल में भी पूरा इंट्रीम गवर्नमेंट ये सब फॉर्म हो रहा था, तो उसका इफेक्ट अरुणाचल प्रदेश यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक में भी होता है। और इसमें क्या होता है, फिर से रीऑर्गेनाइजेशन होगा, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक होता है। रीऑर्गेनाइजेशन में इसको फिर से हम लोग फिर से सब डिवाइड कर देता है, और सब डिवाइड करता है इनटू इनटू पार्ट्स लाइक सदिया, ठीक है, लखीमपुर, तिराप, तिराप, ठीक है, तिराप एंड सेला सब, तिराप एंड सेला सब एजेंसी, ठीक है, तिराप एंड सेला सब एजेंसी, और बालीपारा को ये करके हम लोग इसको क्या कर देता है, सिबनसिरी, होगा, यानी कि रीऑर्गेनाइज करके नया नाम, और सेला साब एजेंसी और सिबनसिरी नया निकल जाता है। उसके बाद आता है आपका इंडिपेंडेंस 1947, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस में ये क्या होता है, जितना भी इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो टेक ओवर होता है, वो गवर्नर ऑफ असम के अंदर में आ जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ असम जो उसका उसका डिस्क्रिशनरी पावर ओवर दिस नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक उसका होता है, और वो यहाँ में जितना भी इसका एडमिनिस्ट्रेशन है उसको वो रूल करता है, और वो जितना रिपोर्टिंग होता है उसको सेंट्रल को वो कर देता है, समझ गया। उसके बाद देन कम्स योर 1948, 1948 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट आता है, उसको हम लोग बोलता है बोर्दोलोई कमेटी, ठीक है, इसको याद करना है, एग्जाम लोग के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो बोर्दोलोई कमेटी एक एडवाइजरी कमेटी था, होगा। और ये एडवाइजरी कमेटी जो आपका असम का जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर है गोपीनाथ बोर्दोलोई, गोपीनाथ बोर्दोलोई के अंदर में ये कमीशन आता है। नाउ ये कमीशन बेसिकली जो ह्यूमन राइट्स ऑफ द ट्राइबल फ्रंटियर एज वेल एज असम का जो ट्राइब्स है वो लोग का ह्यूमन राइट्स के लिए वो पिटिशन फाइल करता है, साथ ही साथ वो प्रॉपर बॉर्डर डेमार्केशन असम और अरुणाचल का उसके लिए भी वो मांग करता है। तब अरुणाचल नहीं था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक था, तो उसके लिए वो मांग करता है। उसके अलावा वो कंप्लीटली नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक के लिए अलग एडमिनिस्ट्रेशन वो सजेस्ट करता है, ठीक है। सो इसी के चलते यानी कि बोर्दोलोई
कमिटी का जो रिकमेंडेशन के बेस पे आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो ट्रैक होता है उसको सीधा यूनियन गवर्नमेंट के अंदर में लगा देता है और फिर उसको ये क्या करता है, फिर से सब डिवाइड करता है होगा। और उसको कैसे डिवाइड करता है, बेस्ड ऑन दिस रिकमेंडेशन से हमेशा वो आपको मालूम होना है। जैसे कि वो लोग डिवाइड करता है सदिया में सदिया फ्रंटियर ट्रैक, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है। उसके बाद दूसरा होता है लखीमपुर फ्रंटियर ट्रैक, फिर होता है आपका तिराप फ्रंटियर ट्रैक, उसके बाद सेला है ना, सेला 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 सब फ्रंटियर ट्रैक, उसके बाद सिबनसिरी फ्रंटियर ट्रैक, और उसके बाद आपका तुसंग ट्विनसंग फ्रंटियर ट्रैक। तो यहाँ में और भी सब डिवाइड करके यहाँ का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन हो उसको फिर पॉलिटिकल ऑफिसर के अंदर में वो लोग रख देता है, ठीक है। देन कम्स योर यहाँ पे लिख के रखा है। उसके बाद आता है आपका 1950, ये दोनों के बीच में और एक होता है 1950, इसको भी याद रखो। 1950 में प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल पावर को रखने के लिए इन द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रीजन वो लोग क्या करता है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो ट्रैक है उसको वो लोग इंक्लूड करता है इन द 6th शेड्यूल, ठीक है। 6th शेड्यूल में वो इंक्लूड करता है और कॉन्स्टिट्यूशनली उसको पार्ट ऑफ द असम के अंदर में और असम गवर्नमेंट के अंदर में और हु बिकम्स द एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसके अंदर में इसको रूल किया जाता है, ठीक है। 6th शेड्यूल रिमेंबर। उसके बाद दूसरा चेंजेस ये होता है कि 1954 में होगा, 1954 में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो ट्रैक होता है उसको फिर से एजेंसी यानी कि नेफा ये नाम दिया जाता है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। और यही नाम से टिल द स्टेटस यूनियन टेरिटरी का स्टेटस तक यही नाम रहता है। और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी रखने के बाद वो क्या करता है, आपका जितना भी डिवीज़न है ना, यानी कि फ्रंटियर डिवीज़न, ठीक है, फ्रंटियर सॉरी, इसका थोड़ा सा करेक्शन स्पेलिंग को देख लीजिए। उसके बाद यहाँ का जो फ्रंटियर ट्रैक जो होता है, फ्रंटियर ट्रैक को वो क्या बना देता है, वो बनाता है फ्रंटियर डिवीज़न। फ्रंटियर डिवीज़न बना के उसको यहाँ का जो मेजर रिवर है वो रिवर्स के नाम पे रखा जाता है। जैसे हो गया आपका कामिन फ्रंटियर डिवीज़न हो गया, ठीक है। उसके बाद सिवनसिरी फ्रंटियर डिवीज़न हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा हो गया आपका सियांग फ्रंटियर डिवीज़न हो गया, ठीक है। उसके बाद लोहित फ्रंटियर डिवीज़न हो गया, उसके बाद तिराप फ्रंटियर डिवीज़न हो गया, एंड तुसंग ट्विनसंग, ठीक है, ट्विनसंग फ्रंटियर डिवीज़न हो गया। सो उसमें से ये जो ट्विनसंग फ्रंटियर डिवीज़न, ये जब नागालैंड का बाइफर्केशन होता है फ्रॉम असम, ये क्या करता है, अरुणाचल से यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी से नेफा से ये नागालैंड के साथ शिफ्ट होकर नागालैंड का स्टेट बन जाता है, उसका पार्ट बन जाता है इन 1957। इसको भी याद रखो, तुसियान डिस्ट्रिक्ट जो है 1957 में ये नागालैंड के साथ कोलाइड करता है और नागालैंड का स्टेट में बन जाता है, उसको भी याद करना, ठीक है। उसके बाद देन कम्स योर 1964। 1964 में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, क्योंकि इससे पहले लेट्स अंडरस्टैंड 1962 में क्या हुआ था। 1962 में आपका इंडो चाइना है ना, इंडो चाइना जो वार होता है वो वार होता है, जिसको हम लोग वार ऑफ वालोंग भी कहता है, ठीक है, वार ऑफ वालोंग। ओके, सो दिस वार ऑफ वालोंग के ड्यू टू दिस वार यानी कि इंडो चाइना वार के वजह से बहुत बड़ा चेंजेस आपका नेफा का रीजन में हो जाता है, बिकॉज यहाँ में पॉलिटिकल एज वेल एज मिलिट्री ये सब का डेफिशिएंसी होने के वजह से चाइनीज़ का इन्वेशन टुवर्ड्स द अरुणाचल प्रदेश यानी कि नेफा साइड में होता है। इसीलिए तब दायरिंग कमीशन एंड एज वेल एज जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अरुणाचल प्रदेश को यानी कि नेफा के ऊपर में वो लोग का ध्यान बच जाता है। और 1964 को आपका 11 अप्रैल, ये जो डेट होता है फैक्चुअल वाला डेट, ये एपीएसएसबी लुक में पूछा जा सकता है और एपीपीएससी लुक में भी पूछता है। तो 11 अप्रैल 1964 को आपका दाइंग ईयरिंग कमीशन आता है, दाइंग ईयरिंग कमीशन। नाउ दाइंग ईयरिंग कमीशन को हम हमेशा सिर्फ पंचायत के साथ ही ज्वाइन करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दाइंग ईयरिंग कमीशन वो कमीशन है जो पंचायती राज यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूट अरुणाचल प्रदेश में यानी कि नेफा में, उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश का खुद का पुलिस फोर्स, ठीक है, पुलिस फोर्स होगा। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का पीपल का एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सिविल सर्विस कैडेट, ठीक है। उसके अलावा अरुणाचल पीपल का अपना ही एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस,
और दूसरा अरुणाचल प्रदेश में इलेक्शन में नॉमिनेट किया जाता था, उसको भी चेंज करने के लिए वो बोला है इलेक्शन के थ्रू, है ना, डेमोक्रेसी का इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट करें। तो ये सब रिकमेंडेशन दाइंग इरिंग कमीशन में था, और उसमें से हम लोग ज़्यादातर हमेशा पंचायत को सिर्फ पढ़ते हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वो पुलिस फोर्स, सर्विस, सिविल सर्विस कैडेट, एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस, इलेक्शन चेंजेस, एंड सबसे इम्पोर्टेंट बाउंड्री, हम लोग का जो बाउंड्री हम लोग शेयर करेगा विद असम एंड अदर नेबरिंग स्टेट, उसको भी वो मार्क करने के लिए कहा है। तो दाइंग इरिंग कमीशन जो ये बेसिकली इसको एग्जाम में पूछता है, सिविल सर्विस में भी, ये 4 मेंबर कमीशन था, ठीक है, 4 मेंबर कमीशन था, और इसका मेंबर भी कभी कभी पूछा जा सकता है, यू हैव टू रिमेंबर दाइंग इरिंग खुद कमीशन चेयरमैन था, उसके अलावा बीडी पांडे, ब्रिगेडियर डी एम सिंह, उसके बाद एल थंगा, दे वेर द 4 पर्सन्स जो मिल के ये रिकमेंडेशन को ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री के समय में वो लोग इसको पिटिशन फाइल करता है, तो ये एक्सेप्ट हो जाता है। और उसके बाद नेपा का एडमिनिस्ट्रेशन जो यूनियन होम मिनिस्टर के अंदर में आ जाता है इन 1965, इसको याद रखो, ठीक है। 1965 में उसका रिकमेंडेशन के बेस में वो सीधा यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर में आ जाता है। और दूसरा और एक रिकमेंडेशन है दाइंग इरिंग का, वो जो डिवीज़न को हटा के डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए, वो उसका रिकमेंडेशन था, ठीक है। डिवीज़न को हटा के डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए अरुणाचल प्रदेश में, और तब नेफा जो यूनियन होम मिनिस्टर के अंदर में आके वो क्या होता है 5 डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट होता है। और ये डिस्ट्रिक्ट को आप लोग सब जानता है, सुबनसिरी, सियांग, कामिंग, लोहित एंड तिराप, यानी कि 5 डिस्ट्रिक्ट में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद उसका बेस ऑन पंचायती रेगुलेशन के अंदर में, यानी कि दाइंग इरिंग कमीशन जो एक्सेप्टेड होने के बाद 1967 में आपका नेपा पंचायती राज रेगुलेशन एक्ट आ जाता है, तो इसको हम लोग पंचायती में फिर दोबारा पढ़ेगा। और उसके बाद 1969 में अरुणाचल का फर्स्ट पंचायत इलेक्शन कंडक्ट होता है बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दाइंग इरिंग, सो उसको भी हम लोग पंचायती राज रेगुलेशन में विल स्टडी अगेन, ठीक है। उसके बाद मेजर चेंजेस अरुणाचल पॉलिटिक्स में ये हुआ है कि जनवरी 20 1972 में अंडर द प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के अंदर में अरुणाचल प्रदेश यानी कि नेफा को फिर से रीनेम करके अरुणाचल प्रदेश बोल के नाम दिया है, और उसको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया था, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरीज का उसको जो स्टेटस दिया है, और ये जो नाम है अरुणाचल प्रदेश, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश का जो नोमेनक्लेचर नेम है उसको सजेस्ट करने वाला आपका बी डी शास्त्री था, ठीक है, एन के ए राजा, वो दोनों इसको सजेस्ट किया है ये नाम को, उसको भी याद रखो, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो होता है अरुणाचल प्रदेश एक बार यूनियन टेरिटरी होने के बाद 1974, ये भी याद रखो एग्जाम के लिए, 1974 में अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल शिफ्ट होता है, पहले एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जो शिलोंग में था, उसके बाद वो क्या होता है 1974 में, सिंस वो यूनियन टेरिटरी बन गया, तो वो अपना जो काउंसिल है ना, काउंसिल को प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए कैपिटल को शिलोंग से ईटानगर में शिफ्ट करता है। और ईटानगर का नाम तो आप लोग सब मालूम है कहाँ से हम लोग डिराइव किया है ना। सो ईटानगर, शिलोंग से ईटानगर में शिफ्ट किया जाता है, और तब उसका अरुणाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट 5 डिस्ट्रिक्ट के साथ ये एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, होगा। उसके बाद आगे जाके अरुणाचल प्रदेश 1975 में, ठीक है, 1975 में उसका लेजिस्लेटिव असेंबलीज लोग बनता है, जहाँ में उसका बाय द 37 कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के तहत उसका लेजिस्लेटिव असेंबली बनता है, एंड विथ 30 मेंबर्स पहली बार उसका मतलब मिनिस्ट्री फॉर्म होता है, और जिसमें फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जो पी के तुंगन होता है, और फर्स्ट जो स्पीकर होता है, ठीक है, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर वो तो आप लोग सब मालूम है पी के तुंगन है यूनियन टेरिटरी का, और उसके बाद स्पीकर वो आपका नॉकमे, ठीक है, नॉकमे नामाते वो बनता है, ठीक है। उसके बाद आगे जाके ये जो गवर्नमेंट होता है, ये गवर्नमेंट प्रॉपरली मतलब मेजोरिटी शो नहीं कर सकता है, और उसके चलते अरुणाचल प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल भी लागू हो जाता है, ठीक है। सो प्रेसिडेंट रूल अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल होगा, फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल अरुणाचल प्रदेश में लागू होता है इन 1979,
होगा। 1979 में फर्स्ट अरुणाचल का प्रेसिडेंट रूल लागू होने के बाद फिर वो जो 1980 में इसको रिलीज किया जाता है, जिसमें मेजोरिटी फिर शो करता है और नया गवर्नमेंट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और उसमें आपका गेगुंग अपांग, नया गवर्नमेंट फॉर्म होकर गेगुंग अपांग उसमें फॉर्म हो जाता है। और उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश 1987 में बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गेगुंग अपांग गवर्नमेंट वो स्टेटहुड के लिए, यानी कि 25 फरवरी 1987 में वो स्टेटहुड बाय 55 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1986 उसके तहत वो क्या हो जाता है, इंडिया का 24th स्टेट बन जाता है, यानी कि यूनियन टेरिटरी से स्टेट का स्टेटस ले लेता है। और तब आपका चीफ मिनिस्टर कौन रहता है, गेगोंग अपांग होगा। तब चीफ मिनिस्टर गेगोंग अपांग रहता है, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। और उसके बाद उसमें स्पीकर फिर कौन रहता है, उस समय में स्टेट का पहला स्पीकर है टी.एल. राजकुमार। तो ये चीज़ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एपीएसएसबी में ये पूछा गया है ऑलरेडी कि बी.डी. शास्त्री कमिश्नर का पोस्ट में था उस समय में, वो भी हाई कमीशन का पोस्ट में था, ठीक है। और के राजा वो जो चीफ कमिश्नर का पोस्ट में था, दोनों ही कमीशन का आदमी था। लेकिन के राजा जो चीफ कमिश्नर था, और जब अरुणाचल गवर्नमेंट जो यूनियन टेरिटरी बनता है तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर बन जाता है, बी.डी. ये जो के राजा, ठीक है। तो बी.डी. शास्त्री वो भी आपका कमीशन का ही हाई मेंबर था, होगा। ये चीज़ को एपीएसएसबी में ऑलरेडी पूछा गया है। अगर आपको पूछा जाएगा सीधा स्पीकर, फर्स्ट स्पीकर, अगर वो हमें क्वेश्चन में अगर कोई स्टेट या यूनियन नहीं बताया तो फर्स्ट स्पीकर जो नोकमे नमाते बन जाता है। और इफ दे से कि फर्स्ट स्पीकर ऑफ द स्टेट बोलने से वो हमेशा टी.एल. राजकुमार है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स दोबारा एग्जाम का फॉर्मेट में, हाँ एग्जाम का फॉर्मेट में आपको यहाँ में बता के रखा है, उसको याद रखो। एंड एपीएसएसबी का जो एग्जाम होता है उसमें ऐसा डेट जो होता है वो बहुत पूछा जाता है, ठीक है। और सिविल सर्विस में ऐसा अमेंडमेंट्स को बहुत पूछा जाता है, तो आपको उसको याद करना है और इन डिटेल में पढ़ना है, होगा। इस तरह से अरुणाचल प्रदेश आपका मतलब इंडिया का 24th स्टेट बना है। उसके अलावा यू हैव टू, और एक चीज़ है जो ज़रूरी है एग्जाम के लिए, रिमेंबर अरुणाचल प्रदेश जब 24th स्टेट बना है बाय 55 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उस समय में और एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल के साथ में बनता है, वो है मिजोरम, ठीक है। उस समय में मिजोरम भी अपना स्टेटुट डे ऑब्टेन करता है, उसको भी याद रखो। और दूसरा आर्टिकल 371H, 371H के अंदर में अरुणाचल प्रदेश क्या करता है, अरुणाचल का जो सेंसिटिव एरिया है, सेंसिटिव एरियाज लाइक दिस है, दिस रीजन्स, ठीक है। अरुणाचल का सेंसिटिव एरियाज जैसे तिराप, लोंगडिंग, चांगलांग, नामसाई, ये सब एरिया में वो क्या करता है, आर्टिकल 371 का मतलब एक्सटेंशन डालता है, जहाँ में आपका जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव, स्पेशली पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शंस होता है वो इसके अंदर में होता है, होगा। लेकिन ये आर्टिकल बाकी ऑफ द साइट, ये साइट में जहाँ में सेंसिटिव जोन नहीं है वहाँ में इसका इश्यू लागू इतना दिखने को नहीं मिलता है, एक्सेप्ट फॉर दिस एरियाज, होगा। वो भी याद रखो, क्योंकि कभी कभी ये आर्टिकल को भी पूछा, ये आर्टिकल भी पूछ चुका है, ठीक है। और उसके अलावा ये जो अमेंडमेंट जो होता है जिसके थ्रू वो फॉर्म हुआ है वो भी पूछा जाता है, होगा। ये पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश है, और उसको फिर कंसाइज में पॉइंट्स बना के यहाँ लिख के रखा है, उसको भी याद रखो, क्योंकि एग्जाम में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक कब फॉर्म हुआ ये पूछा जा सकता है, एपीएसएसबी में बहुत ऑब्जेक्टिव होता है, और एपीपीएससी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अरुणाचल का पर्सपेक्टिव ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स में ही बनता है। उसके बाद आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर फिर नेपा कब बना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। बैकवर्ड कब बना है, फिफ्थ शेड्यूल में कब डाला है, उसको भी याद रखिएगा। उसके बाद 72 में उसका यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला है। 72 का बाद 1974 उसको भी याद रखो, जब कैपिटल शिफ्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद 87 में हम लोग स्टेटहुड डे ऑब्टेन किया है एज अ 24th स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। ये सब आपको पॉइंट वाइज में याद करना है, होगा। ये इसका पॉलिटिकल टाइमलाइन है, इसको आप लोग फिर से गो थ्रू कर सकता है स्लाइड के साथ, यहाँ में डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ओके। जो अभी आपको हम बताए उसका पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, होगा। और ये जो स्लाइड होता है इसका लिंक शायद आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, या तो इंस्टीट्यूट का थ्रू ही मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स सी इंट्रोडक्शन ऑफ द पंचायती राज एंड बिगिनिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस इन अरुणाचल प्रदेश। नाउ ये जो क्वेश्चन होता है, ये मतलब ये जो टॉपिक है, ये आपका जो मेंस का जो टॉपिक है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेंस में ये पूछा जाता है,
ठीक है। एपीपीएससी मेंस में इस बार आपका क्या पूछा गया था, दे आस्क यू अबाउट नेफा पंचायती रेगुलेशन एक्ट, इसके बारे में पूछा गया था इस बार। ठीक है, नेपा पंचायती रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1967 उसको पूछा गया था इस बार। और उसके बाद वो पूछा है अरुणाचल प्रदेश पंचायती रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2019, ये दोनों क्वेश्चन इस बार का मेंस में पूछा है। तो इसीलिए जब हम लोग को पंचायती एक्ट को मालूम करना है तो वी हैव टू नो फ्रॉम द शुरू कि वो आया कहाँ से है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट इवेंट 1962, 1962 का जो वार था, है ना, इंडो चाइना वार जो था, ये वार का इम्पैक्ट पूरा अरुणाचल और इंडिया में देखने को मिला है कि चाइनीज़ का इन्वेजन इन इंडिया। ठीक है, तो उसके चलते दाइंग इरिंग कमीशन जो क्या क्या है, दाइंग इरिंग जो वो 11 अप्रैल 1964 को एक कमिटी सेटअप करता है। ये 4 मेंबर कमिटी है। ठीक है, उसको भी याद रखो, 4 मेंबर कमिटी सेटअप करता है। और ये मेंबर कब आता है, प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री के समय में, उसको भी याद करो। तो ये मेंबर का ना एक ही टारगेट होता है कि वो चाहता है कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेपा, नेपा का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। और नेपा में जो गो स्लो पॉलिसी डाला था, है ना, उसको भी याद रखो, इसको भी पूछा जाता है, गो स्लो पॉलिसी। ओके, गो स्लो पॉलिसी ये नेहरू जी का पॉलिसी था। वो चाहता था कि ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्पेशली नेफा का जो एरिया है, ट्राइबल फ्रंटियर ट्रैक्स है, वो अपना ही पेस में स्लोली स्लोली डेवलप हो। ठीक है, अपना प्लेस में स्लोली स्लोली वो डेवलप हो, कोई बाहर से आके उसमें डाइल्यूशन ना करो। और वो लोग का जो एथनिक जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो कभी भी डाइल्यूशन नहीं हो, इसलिए वो गो स्लो पॉलिसी करता है। और ये गो स्लो पॉलिसी को जो सजेस्ट करता है वो आपका एल्विन वेरियर है, एल्विन वेरियर, एल्विन जिसको हम बोलता है। तो इसको भी पूछता है, ये जो ह्यूमन मतलब रिफॉर्मर्स मानता है, एथनोमोलॉजिस्ट मानता है, तो इसका जो फिलोसॉफी है उसको लेके एग्जाम में अरुणाचल प्रदेश के सेक्शन से पूछा जा सकता है। तो मेंस के लिए आपको ये आदमी के बारे में भी पढ़ना होगा। ठीक है, प्रीलिम्स में नहीं, ज़्यादा चांसेस नहीं है, और एपीएसएसबी में बहुत कम चांसेस है, लेकिन एपीपीएससी का मेंस के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है ये आदमी। ठीक है, ये और हॉपकिन का जो प्रपोजल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पुराना जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसमें तो बहुत बार पूछा गया है। सो दाइंग इरिंग कमीशन का, जैसे हम आपको पहले भी बताया, उसका बेसिक टारगेट था कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो नेपा का, एट द हाई पेस हो, पतापत हो, ताकि वो सेंट्रल जो रीजन ऑफ द इंडिया है उसके साथ एकजुट में जा सके। तो ये दाइंग इरिंग का ये 4 मेंबर कमेटी था, उसको भी याद रखो। ठीक है, दाइंग इरिंग खुद अपना चेयरमैन था, उसके अलावा बीडी पांडे वो मेंबर था, उसके बाद ब्रिगेडियर डी एम सेन वो भी था, एंड एल थांगा ये लोग भी था। तो ये जो मेंबर है उसका नाम भी याद करो एग्जाम के लिए। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द दाइंग इरिंग कमीशन आपका नेफा पंचायती राज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1967 आ जाता है। तो ये आने के बाद इसका फॉर्मुलेशन कब से होता है, 2 अक्टूबर 1968। मतलब ये रेगुलेशन एक आने के बाद पूरा एक साल अरुणाचल प्रदेश यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर नेपा यानी कि नेपा का जो पीपल है जो प्रेजेंट डे अरुणाचल है, वो लोग को ये जो रेगुलेशन है उसको समझने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। डायरेक्ट इलेक्शन कंडक्ट नहीं किया था। उसके बाद वो लोग क्या करता है, 1969 यानी कि पूरे एक साल के बाद वो लोग 69 में फर्स्ट इलेक्शन कंडक्ट करता है। और उसका बाद ये भी याद रखो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि दाइंग इरिंग कमीशन जो है वो जो 4 टायर ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूट के बारे में बोलता है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, 4 टायर। और ये 4 टायर को हम लोग कैसे पढ़ेगा, बहुत आसान है, इसको GAZA गाजा ऐसे बोल के पढ़ो, यानी कि ग्राम पंचायत, है ना। और ये ए मतलब अंचल समिति एट द ब्लॉक लेवल, जेड का मतलब जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ए का मतलब एजेंसी काउंसिल। ऐसे पढ़ने से बहुत आसान हो जाता है, यानी कि 4 टायर ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में वो बताता है एट द ग्रास रूट लेवल। ठीक है, उसके बाद वहाँ में आपका जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, उस समय में 5 डिस्ट्रिक्ट था, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कितना कितना सीट दिया जाएगा। जैसे कामिंग में जिला परिषद में 1 दिया है, अंचल समिति में 5 और ग्राम पंचायत में नहीं दिया है कहीं में भी। सिवनसिरी में 1 और अंचल समिति में 12, सियांग में 1, अंचल समिति में 11, लोहित में 1, अंचल समिति में 8, तिराप में 1 और अंचल समिति में 3, और टोटल आपका जिला परिषद का 5 और अंचल समिति का 39। ये एक क्लासिफिकेशन है उस समय का। तो ऐसे करके वो जो क्या करता है, आपका जो फर्स्ट इलेक्शन को वो कंडक्ट करता है। ठीक है, तो फर्स्ट इलेक्शन को कंडक्ट करने के बाद उसके बाद लेट्स अंडरस्टैंड मोर, फर्स्ट इलेक्शन को वो कंडक्ट करता है। तो कंडक्ट करने के बाद ये सक्सेसफुल हो जाता है।
ठीक है। उसके बाद पंचायती रेगुलेशन एक्ट में बहुत चेंजेस आता है अरुणाचल प्रदेश में होगा। तो ये जो 4 टायर गवर्नमेंट मतलब 4 टायर पंचायती राज इंस्टीट्यूट होता है, और इसीलिए क्या होता है अरुणाचल गवर्नमेंट, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश पंचायती रेगुलेशन एक्ट हम शॉर्ट में लिख रहा है। ये एक्ट फिर नया रिप्लेस होकर 1994 में फिर से आता है। ये जो रेगुलेशन एक्ट है वो पुराना वाला जो एक्ट है यानी कि नेफा पंचायती रेगुलेशन एक्ट जो है ऑफ द 1967 उसको रिप्लेस करने के लिए ये आता है। और ये जो नया जो होता है इसमें 3 टायर के लिए वो लोग मांग करता है, ठीक है। लेकिन ये जो एक्ट है ये पास नहीं होता है, इसमें प्रेसिडेंट का कोई एसेंट नहीं मिलता है। तो प्रेसिडेंट इसको क्यों एसेंट नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें एससी रिजर्वेशन का कुछ भी नहीं मतलब प्रोविजंस होता है, ठीक है। तो एससी रिजर्वेशन का कुछ भी प्रोविजन नहीं होके इसको प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं मिलता है और ये कभी पास होता ही नहीं। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बाय 83rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 उसमें क्या होता है ट्राइबल स्टेट जैसे कि अरुणाचल प्रदेश जिसमें एससी है ही नहीं, उसमें एससी का रिजर्वेशन क्या करेगा। तो इसीलिए ये कमीशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ये अमेंडमेंट के तहत यहाँ में जो प्रोविज़न है एससी का उसको एग्जेम्प्ट कर देता है, मतलब उसको एग्जेम्प्टेड कर देता है, रिमूव कर देता है। और उसी के चलते ये जो एक्ट है 1994 का वो तब जाके एक्सेप्ट होता है और वो क्या होता है अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज रेगुलेशन एक्ट तो 2000 बन के वो आ जाता है, 2001 बन के वो फिर आ जाता है, ठीक है। मतलब ये एक्चुअली बेसिकली आपका ये पुराना एक्ट ही था जो बाद में पास होके फिर से डेट के साथ चेंज हो जाता है होगा। सो इसमें क्या होता है 3 टायर होता है। तो 3 टायर होके इसमें आपका गवर्नमेंट्स का में होता है, ग्राम में होता है, अंचल में और जिला में, यानी कि एजेंसी काउंसिल जो है उसको रिमूव किया जाता है, ठीक है। ये वाला में इसके बारे में हम बता रहे हैं होगा। उसके बाद अभी करेंटली अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट ऑफ 2019 अभी अरुणाचल प्रदेश में बाय दिस रेगुलेशन एक्ट हम लोग के पास 2 टायर है। हम लोग का पास सिर्फ ग्राम और जिला है, अंचल का जो है उसको हटा दिया, ठीक है। अभी अंचल नहीं है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल अभी 2 टायर पंचायती राज रेगुलेशन एक्ट है जिसमें सिर्फ आपका ग्राम और जिला है, ये याद रखो, ठीक है। और एग्जाम में इसको पूछा गया था और ये नेफा वाला को पूछा गया था मेंस के एग्जाम में होगा। सो ये याद रखना। हाँ, ग्राम अभी सिर्फ वी हैव 2 टायर ग्राम और जिला, सिर्फ ग्राम और जिला है, दैट्स इट। सो दिस इज द हिस्टोरी ऑफ द ग्रासरूट लेवल यानी कि पंचायती राज रेगुलेशन एक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो इसको आपको याद करना है, एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वी विल स्टडी अबाउट कि ये जो पंचायती राज रेगुलेशन एक्ट हो के भी अरुणाचल प्रदेश में अभी भी ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल प्रेजेंट है और उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है उसको हम लोग देखेगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया है, पॉलिटिकल इवोल्यूशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और इसका जो डिस्क्रिप्शन जो पीपीटी है वो शायद डिस्क्रिप्शन लिंक में है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकता है। ओके, थैंक यू।